सभी को नमस्कार। ये रीट हिंदी टेस्ट सीरीज में दूसरा टेस्ट है, उसका सॉल्यूशन है। पहला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं? प्रस्तर उत्पल, ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ये तय नहीं होता, उपल होता तो होते, क्योंकि उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल। पावक अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अनिल हवा का है। ये अनल होता तो सही होता, अनल होने पर सही होता। भुजंग सांप का पर्यायवाची शब्द है। पनगारी, पन्नग मानी सांप, लेकिन पन्नगकारी कौन होता है? बाज, इसलिए बाज का पर्यायवाची शब्द है। ये विकल्प सही है। दशन रदन। दूसरा प्रश्न, कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो विशिख नहीं है। विशिख है वो तीर का पर्यायवाची शब्द है। तीर है, बाण है, विशिख है, नाराज है, धनवा है, ये धनुष के पर्यायवाची शब्द है। कोदंड है वो धनुष का है। शरासन धनुष का है। चाप भी धनुष का है। तो इसमें आंसर हो गया पहला ए। कलधोत रूपक में रू बड़ा है। ये रजत शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? स्वर्ण, सूर्य, चांदी, चंद्रमा। तो चांदी का, ये चांदी का पर्यायवाची शब्द है। चांदी है वो स्त्रीलिंग है, बाकी के धातु हैं वो प्राय पुल्लिंग होते हैं। कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? तो भूधर नहीं है। पहला ही उत्तर हो जाएगा। भूधर है वो पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। भूधर, महीधर, धरणीधर, क्योंकि पृथ्वी को धारण करने वाला माना गया है। बाकी तीनों हैं पाषाण, ग्रीवा गर्दन होता है, अश्म पत्थर होता है। चौथा है इसमें उत्तर ए, पहला हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? तो पहला विकल्प देखिए, कृपाण, अस्सी, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, ये तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। तलवार स्त्रीलिंग है। ये इसमें तो सारे पर्याय हैं, हमें छांटने कौन से हैं जो नहीं हैं? अमर, सुर, अमर, अजर देवता के पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। सूर्य देवता का है ही, देव होता ही है, लेकिन कैवल्य नहीं है। कैवल्य में ये प्रत्यय है। ये क्या है? केवल जोड़िए, कैवल्य मोक्ष को कहते हैं, मोक्ष निर्वाण। तो इसमें सभी शब्द हैं वो पर्यायवाची नहीं है, उत्तर बी हो जाएगा। तीसरा इसमें सरिता, तटिनी, तरंगिणी, सलीला, ये नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नगा, आपगा, ये नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अचल, गिरी, नग, भूधर, ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पांचवा इसमें आंसर देख लो, ये बी होगा। खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। खिड़की देशज शब्द है, ये ध्यान रखना है। वातायन खिड़की है। गवाक्स वातायन है, इसमें वात जोड़ आयन दीर्घ संधि है। गवाक्स गो जोड़ अक्सी, संधि विच्छेद में आपको बताया हुआ है गो शब्दों का संधि विच्छेद कैसे करें। अयादि संधि में आएगा। झरोखा भी खिड़की का पर्यायवाची शब्द है, द्वार नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किस क्रम में सही पर्याय नहीं है? दिन, वासर, दिवस, दीवा, ये दिन के पर्यायवाची शब्द है। दूध, नीर, जल, पावस, ये अलग अलग है। दूध होता ही है, दूध का तत्समरूप दुग्ध होता है। पेय दूध का पर्यायवाची शब्द है। क्षीर भी है, लेकिन नीर है वो जल का है, जल है ही। और पावस है वो किसको कहते हैं? वर्षा ऋतु को। पावस वर्षा ऋतु को। पायस कोवा, पायस कोवा नहीं है। पायस है वो खीर है, ये ध्यान में रखना है।
पायस है वो क्या है, एक बार फिर से देख लो, खीर। और वायस है वो कौवा। वायस का अर्थ क्या है, कौवा है। एकाक्ष, एकाक्ष भी किसका होता है, कौवा का पर्यायवाची शब्द एकाक्ष, एक आंख वाला। तो 7वां प्रश्न है किस क्रम में सही पर्याय नहीं है, तो 2 नंबर है, ये उत्तर हो जाएगा सी का। देखो तरु, वृक्ष, विटप, पादप, पादप ये वृक्ष की पर्यायवाची शब्द है। मयूर, मोर, सिखी, केकी ये मोर के पर्यायवाची शब्द है। मोर तद्भव होता है और मयूर तत्सम होता है। सिखी अग्नि का पर्यायवाची शब्द भी है। मयूर को नीलकंठ भी कहते हैं। पारिजात किसका पर्यायवाची है, पारिजात किसका पर्यायवाची शब्द है, तो कल्पवृक्ष का। कल्पवृक्ष का ये देववृक्ष होता है, सुरतरु होता है, देवताओं का पेड़ होता है, तो कल्पवृक्ष ये पारिजात का पर्यायवाची शब्द है। किस शब्द की संधि सही है, ये किसी होगा तो संधि हो जाएगी किस जोड़ ही, तो किस शब्द की, ये किस है यहां पर, किस शब्द की संधि सही है, तो स्त्री उचित सही नहीं है। सही क्या होता, स्त्री उचित। ये यण संधि है, ये आ की मात्रा यहां गलत है, ये होता है नद्देरपण, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये भी यण संधि का उदाहरण है। एक एक है, ये वृद्धि संधि है, यहां 2 मात्रा होती, एक एक, तो ये भी अशुद्ध है। पितृ अनुमति, यहां पर पितृ, मातृ, भ्रातृ, धात्री ये शब्द हैं वो किस में आते हैं, यण संधि में, तो यण संधि का उदाहरण है और ये बिल्कुल सही है। पितरानुमति नहीं होता, मातृ जोड़ अनुमति है, मातृ जोड़ अनुमति, तो ये मात्रानुमति नहीं होता, मात्र अनुमति। ऐसे शब्द ने वो आपको बताए हुए हैं यण संधि में, जैसे पितृोपदेश, शुद्ध लिखना ध्यान में रख लें, पितृोपदेश नहीं होता। ऐसे ही मातृइच्छा, मातृ जोड़ इच्छा, पितृइच्छा, पितृ जोड़ इच्छा, पित्रालय, पितृ जोड़ आलय। इसमें उत्तर डी। निम्न में से किस शब्द की संधि गलत है, तो सत जोड़ मार्ग सही है, व्यंजन संधि है, तय के बाद में मैं आने पर न हो गया। सतगति में तय का दय हो गया, ये भी व्यंजन संधि, ये भी सही है। यहाँ कई बार हमें यही ध्यान कर लेते हैं, यहाँ ध्यान नहीं करते तय में, तो ये यहाँ त्रय है और ये तय है, तो ये गलत है, इसमें गलती माना जाएगा। ये सच्चित्र होता, सत्य जोड़ चित्र, वैसे ही कोई शब्द नहीं होता। सही जो है वो ये होता सत्य जोड़ चरित्र, सच्चरित्र। ये पूछा हुआ परीक्षा है, किसी परीक्षा पूछा हुआ प्रश्न है। सत्य जोड़ शास्त्र, सत्शास्त्र सही है, तो उत्तर हो जाएगा सी। 10वें उत्तर सी। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो इसमें देखो दोनों आपको बताई थी ने, व्यंजन भी और विसर्ग भी। ज़्यादातर इसमें विसर्ग, जैसे नि है जोड़ रव, नीरव। दूसरा विकल्प है नीर जोड़ रव, नीरव। ऐसे नीरस नी है जोड़ रस, निरंधर नी है जोड़ रंधर। निर्दय में नी है जोड़ दय, ये विसर्ग संधि है। निरोग में भी नी है जोड़ रोग, ये भी विसर्ग संधि मानी जाएगी। दूसरा विकल्प होगा नीर जोड़ रोग। रे के बाद में रे आने पर ये मात्रा दीर्घ हो जाती है, रे का लोप हो जाता है। इसमें उत्तर होगा सी। निडर में कोई संधि नहीं है, ये केवल नी उपसर्ग का उदाहरण है, निडर। तय या दे के आगे चय या छय हो तो तय या दे के बदले क्या हो जाता है, ये आर्टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका चय हो जाता है। ये नियम में से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो इसमें पहला ही है, ये देखो उद जोड़ हत। दूसरा विकल्प है उत जोड़ हत, उद्धत।
उद्धत उद्दंड को कहते हैं। उद्दंड में भी व्यंजन संधि है, उत् जोड़ दंड, उद्दंड, उत् जोड़े दंड। उद्धत है, इसका विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है विनीत, यानी विनम्र। उद्धत का विलोम क्या होगा? विनीत या विनम्र होगा। परमोषध व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण है। परम जोड़े औषध, ये वृद्धि संधि है। दुरुपयोग विसर्ग संधि का उदाहरण है, दु है जोड़े उपयोग। तपोवन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तप है जोड़े वन। उत्तर हो जाएगा पहला, व्यंजन संधि उद्धत में है। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें ये आगम संधि का उदाहरण है। तरु छाया, वृक्ष छाया, अनुच्छेद, विच्छेद, इनमें सब में चय का आगम होता है, तो ये आगम संधि का उदाहरण है। उत्तर होगा डी। विसर्ग वगैरह कुछ नहीं है। किस क्रम में सही संधि नहीं हुई है? तो सट जोड़ मुख सही है, व्यंजन संधि है, तय का ण बन गया। जगन माता भी सही है, तय का न बन गया। भवनिष्ठ है वो सही नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाएगा सी। ये देखो भवनिष्ठ, तो ये तय का भी न बनेगा, भवनिष्ठ। तीर्थंकर, तीर्थंकर, ये भी सही है। मैं का अनुस्वार बन जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, न कै का पांचवा, तीर्थंकर। उत्तर सी। 16 का प्रश्न। अब देखो शिक्षण विधियां हैं। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? सहस्वर वाचन से बालक के संकोच व झिझक का निराकरण होता है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बालक खड़ा होकर पढ़ेगा तो उसकी झिझक है वो मिटेगी, उसका निराकरण होगा। तो पहला सही है। दूसरा देखो, सहस्वर वाचन से शब्द भंडार में वृद्धि होती है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, ये सही है। सहस्वर वाचन से बालक का अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है, क्योंकि वो उसको पढ़ता है तो देखता भी है, सचेष्ट रहता है। सहस्वर वाचन से थकान कम होती है। वाग यंत्रों, वाक जोड़ यंत्रों, वाग यंत्र होता है, वाक जोड़ यंत्र, वाग यंत्र, कै का गे बनेगा। पर जोर नहीं पड़ता, तो ये गलत बात है, क्योंकि मौन वाचन से ऐसा नहीं होता। तो ये मौन वाचन के लिए सही है, सहस्वर वाचन के लिए सही नहीं है। वाचन में हम जानते हैं कि वाचन दो प्रकार के होते हैं, एक आदर्श वाचन और दूसरा अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन, शिक्षक द्वारा जो वाचन होता है वो आदर्श वाचन होता है, इसका कोई प्रकार नहीं होता है। आदर्श वाचन में ये गद्य शिक्षण में शिक्षक सबसे पहले शुद्धता के साथ पढ़ता है, यानी सबसे पहले गद्यांश या जो पाठ्य वस्तु है वो शिक्षक द्वारा पढ़ी जाती है, और उसमें वो अनुतान, बलाघात, विराम चिन्ह आदि का सही प्रयोग करते हुए उचित वाणी के द्वारा उसका वाचन करता है, उसे आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श शब्द जहाँ भी आए उसको शिक्षक से जोड़ना है, चाहे विधि में नाम आ जाए चाहे कहीं भी नाम आ जाए, तो आदर्श शिक्षक से संबंधित है। दूसरा है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन है वो छात्र द्वारा अनुकरण करके किया जाता है। अनुकरण वाचन के दो भेद हो सकते हैं, अनुकरण वाचन के दो भेद, और वो कौन सा? एक छात्र पढ़े तो वैयक्तिक वाचन, इसे व्यक्तिगत वाचन भी कहते हैं, व्यक्तिगत वाचन एक छात्र द्वारा। दूसरा है वो होता है समवेत वाचन, समवेत वाचन। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, समवेत वाचन का सर्वाधिक महत्व है किसमें है? तो ये पद्य शिक्षण में है, कविता शिक्षण में है। तो सहस्वर वाचन है, इसके ये दो भेद होते हैं। वाचन दो प्रकार का होता है, एक सहस्वर वाचन और एक मौन वाचन।
फिर सहस्वर वाचन के दो भेद हो गए, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन के दो भेद हो गए, व्यक्तिगत वाचन और समवेत वाचन। मौन वाचन के भी दो भेद किए जा सकते हैं, द्रुत वाचन और गंभीर या गहन वाचन। ये मौन वाचन से संबंधित है। फिर है अगला प्रश्न, श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। लेखन गति का विकास करना ये तो है, वाचन गति का विकास करना ये नहीं है, क्योंकि इसमें वाचन नहीं करवाया जाता। श्रुत लेखन में शिक्षक द्वारा उचित गति से बोला जाता है और छात्र सुनकर लिखता है, इसलिए इसको श्रुत लेखन कहते हैं। श्रुत लेखन के स्थान पर श्रुति लेखन का प्रयोग भी किया जा सकता है। श्रुत लेखन है वो दो कौशलों का एक साथ विकास करता है, क्योंकि एक तो बालक सुनता है तो सुनना कौशल का विकास होता है, दूसरा है वो लिखना कौशल। दोनों कौशलों का एक साथ विकास होता है। बालक है उसकी एकाग्रचित्तता बढ़ती है। श्रुत लेखन है वो प्रारंभ में नहीं करवाया जाना चाहिए, बल्कि जब बालक यानी अनुकरण करके लिखना सीख जाए उसके बाद में उसको श्रुत लेखन सिखाया जाए। एकाग्रचित्तता का विकास होता है, शुद्ध व स्पष्ट लेखन का विकास होता है। तो यहाँ जो है वो उत्तर होगा बी, ये श्रुत लेखन के बारे में था। इकाई योजना को शिक्षण क्रिया में शामिल करने का श्रेय किसको जाता है? तो इकाई योजना इसके प्रतिपादक भी मॉरिसन को माना जाता है और इसमें बी होगा आंसर। शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसे हम कहते हैं आदर्श वाचन। ये पहले वाला ही प्रश्न है। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। तो व्याकरण नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा भाषाई वातावरण है वो प्रत्यक्ष विधि में, ये द्वितीय भाषा शिक्षण की प्रसिद्ध विधि है। प्रत्यक्ष विधि के बारे में मैं आपको आज यही बता देता हूँ कि प्रत्यक्ष विधि है वो क्या है। सबसे पहले है प्रत्यक्ष विधि के अन्य नाम। तो प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि भी कहते हैं, संस्कृति में भी हमने पढ़ा था। इसको प्राकृतिक विधि भी कहते हैं। इसमें मातृभाषा की बाधा नहीं होती, इसलिए ये निर्बाध विधि भी है, बिना किसी बाधा के। इसे सहमात्री विधि भी कहते हैं। सहमात्री के स्थान पर केवल मातृ शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये तो इसके नाम है किसके? प्रत्यक्ष विधि के। तो प्रत्यक्ष विधि के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये द्वितीय भाषा शिक्षण है वो क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई भी भाषा है वो शिक्षण की दृष्टि से उसकी कितनी स्थितियां होती हैं, ये भी प्रश्न बनता है। शिक्षण की दृष्टि से प्रत्येक भाषा की कितनी स्थितियां होती हैं? तो दो स्थिति होती है। एक तो वो मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती है, एक वो द्वितीय भाषा के रूप में। जैसे हम यहाँ पर इंग्लिश पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं द्वितीय भाषा के रूप में। तो पहला प्रश्न ये बना कि शिक्षण की दृष्टि से प्रत्येक भाषा की दो स्थितियां हैं। इसमें एक और मैं आपको यहीं क्लियर कर दूं कि मातृभाषा में प्रथम दो कौशल हैं, उनको अलग अलग और नंबरिंग की गई है, नंबर दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं कि पहला कौशल है वो सुनना है, दूसरा है वो बोलना। तो प्रथम दो कौशल हैं वो कौन से हैं? सुनना व बोलना। तो यहाँ देखिए मातृभाषा में प्रथम दो कौशल हैं, उसे हम सहज यानी अनायास ही बिना कोई प्रयास के हमें गायन कर सकते हैं, इनका विकास कर सकते हैं। जब ये द्वितीय भाषा है ना उसमें कौशल सचेत प्रयत्न द्वारा सीखना पड़ता है, क्योंकि वो द्वितीय भाषा है इसलिए हमें सचेत होकर के, और ये सयत्न होता है, सयत्न। जबकि प्रथम भाषा है यानी प्रथम भाषा किसको कहते हैं? मातृभाषा को। तो मातृभाषा है वो हमने भी अपनी मातृभाषा सीखी तो हमने कोई अलग से प्रयास नहीं किया, बल्कि हमें संपर्क में आने से, कांटेक्ट के यानी उस परिवेश के माध्यम से हम स्वतः ही उसको सीख गए, पता नहीं कब। इसलिए वो सहज और अनायास है।
जबकि द्वितीय भाषा है वो सयत्न और प्रयत्न द्वारा सीखी जाती है। क्योंकि मातृभाषा है वो सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि द्वितीय भाषा सीखना है वो प्रयत्न साध्य प्रक्रिया है। द्वितीय भाषा क्या है? प्रयत्न साध्य प्रक्रिया। यहाँ कईयों के ये समझ में आएगा द्वितीय भाषा, तो द्वितीय भाषा को अन्य भाषा के रूप में भी इसको उद्धृत किया जा सकता है। यहाँ आप एक उदाहरण द्वारा सीख लें, जैसे राजस्थान में हिंदी प्रथम भाषा या मातृभाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, जबकि अंग्रेजी है वो द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। तो अंग्रेजी हम जिन शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ते हैं वही शिक्षण विधियाँ हैं वो अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए होगा। अहिंदी भाषी क्षेत्र जैसे मान लीजिए तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आसाम है, यहाँ अगर हिंदी पढ़ाई जाएगी तो वो द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, वहाँ इन शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। तो फिलहाल तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि द्वितीय भाषा की जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो जैसे व्याकरण अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, सैनिक विधि है, द्विभाषा पद्धति है। इसके अलावा हम ले सकते हैं संगठनात्मक पद्धति भी द्वितीय भाषा सीखने की विधि है। संसर्ग विधि भी है, कॉन्टेक्ट मेथड से भी हम दूसरी द्वितीय भाषा है उसको सीख सकते हैं। तो ये द्वितीय भाषा सीखने की विधियाँ होती हैं। इनमें हमें प्रत्यक्ष विधि की चर्चा कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि में किस प्रकार के प्रश्न हैं वो आ सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए कि प्रत्यक्ष विधि के समर्थक कौन कौन है। तो इसके समर्थक हैं वो एक तो जॉन कमेनियस, जॉन, मैं थोड़ा धीरे लिख रहा हूँ, नाम थोड़ा टिपिकल है, कमेनियस। दूसरा देखिए आप है जॉन बेसेडो। ये इसमें खास है क्योंकि जॉन बेसेडो ने इस विधि का आधार पत्र तैयार किया था। इसका आधार तैयार किसने किया? जॉन बेसेडो ने। जॉन बेसेडो ने इसका आधार तैयार किया था। इसके अलावा हम ये भी ले सकते हैं कि येसपर्सन और पामर ये प्रत्यक्ष विधि के समर्थक हैं सारे के सारे। एक बार फिर सुन लो, जॉन कमेनियस, जॉन बेसेडो, येसपर्सन और पामर ये प्रत्यक्ष विधि के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन इसका प्रथम प्रचारक के रूप में अगर नाम पूछा जाए तो ये ज़्यादा प्रसिद्ध है, पहले का पूछा हुआ भी है। ये फ्रांस के भाषा शास्त्री थे गुइन मोहदे। कई बार ये प्रश्न भी आता है कि प्रत्यक्ष विधि का प्रचलन किस देश से माना जाता है, तो फ्रांस से। 1901 में फ्रांस में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया प्रत्यक्ष विधि का। भारत में अगर हम प्रयोग की बात करें तो 3 व्यक्ति हैं, इनका संबंध प्रत्यक्ष विधि से है भारत में, जिनमें एक है टिपिंग, इनका संबंध बंगाल से था, इन्होंने बंगाल में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया। दूसरा है फ्रेजर, तो बंबई तो जमेगी, ये देखिए आप मुंबई है, इसमें फ्रेजर। और येट्स है वो मद्रास, जिसको आजकल चेन्नई कहते हैं, येट्स मद्रास। ये 3 नाम पता नहीं पूछ लेते हैं, रीट में ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रत्यक्ष विधि के प्रचारक हो गए भारत में। फिर एक प्रश्न आ सकता है कि मुख्य सिद्धांत क्या है। तो मुख्य सिद्धांत है, उसमें हमें ले सकते हैं कि इसका प्रत्यक्ष विधि का मुख्य सिद्धांत है, जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण द्वारा, यानी सुनकर और अनुकरण करके मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार वह दूसरी भाषा भी सीख लेता है। ये इसका सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष विधि का शिक्षण मातृभाषावत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मातृभाषा की तरह होता है शिक्षण, मातृभाषा की तरह होता है, लेकिन मातृभाषा की सहायता नहीं ली जाती, मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इन दोनों में अंतर है।
यानी मातृभाषा का प्रयोग नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं करते हैं, पूर्णतः वर्जित है। और दूसरा है लेकिन इसमें शिक्षण है वो मातृभाषावत, वत का मतलब की तरह, के समान, मातृभाषा के समान किया जाता है। ये आप समझ गए क्या कि मातृभाषा में हमें दूसरी भाषा है उसका बीच में कोई ठेका नहीं लेते, सहारा नहीं लेते, माध्यम नहीं अपनाते। उसी प्रकार से प्रत्यक्ष विधि में भी हम दूसरी भाषा यानी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते। तो इसमें मातृभाषा तो वर्जित है लेकिन इसका शिक्षण है वो मातृभाषा की तरह ही होता है, इसलिए अनुकरण की भी प्रधानता इसमें पाई जाती है। दूसरा इसमें आप इसकी विशेषता के रूप में देखो कुछ चीज़ें इसमें आपको ध्यान में रखनी है, और वो है कि बालक है वो प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। और दूसरा है वो ये है कि इसमें अनुवाद का आश्रय बिल्कुल नहीं लिया जाता, अनुवाद नहीं किया जाता, वो व्याकरण अनुवाद विधि में किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रचुर प्रयोग होता है, जैसे कोई वास्तविक वस्तु है, प्रतिमान है, मॉडल है, चार्ट है, चित्र है, इन सब का प्रयोग है वो प्रत्यक्ष विधि में किया जाता है। इनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर फिर शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं, इसलिए भी इसको प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। इसमें शब्दार्थ और उसकी द्योतक वस्तु है वो दिखाई जाती है, यानी शब्द का अर्थ है वो वस्तु दिखा करके डायरेक्ट रूप से बताया जाता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुभूति व अभिव्यक्ति में प्रत्यक्ष संबंध होता है, यानी बालक है वो पहले अनुभव करता है फिर उसको अभिव्यक्त करता है। ये इसमें डायरेक्ट या प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण भी इसको प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। एक प्रश्न आपके सीटेट में पूछा हुआ है कि चित्रों का प्रयोग सबसे विशेष रूप से कौन सी विधि में किया जाता है, तो वो यही विधि है, प्रत्यक्ष विधि। इसमें चित्रों और सहायक सामग्री है इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। अगला देखो, इसमें शिक्षक है वो कक्षा में जीवंत वातावरण उपस्थित कर देता है, यानी ये जो वस्तुएं हैं वो कोई ऐसी नहीं होती जिनकी अप्रोच है वो बच्चों में नहीं होती, बल्कि पहले से ही बच्चे हैं वो उन वस्तुओं को जानते हैं। तो इसमें इस तरह से कोई अनर्गल वस्तुएं या चित्र ऐसे नहीं दिखाए जाते, बल्कि जो शिक्षण से संबंधित होते हैं उनको ही दिखाया जाता है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें शिक्षण वास्तविक व जीवंत परिस्थितियों, जीवंत का मतलब होता है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक ही है कि इसका शिक्षण किससे शुरू होता है, तो वार्तालाप से। इसका शिक्षण किससे शुरू होगा, वार्तालाप से। वार्तालाप में दीर्घ संधि है, वार्ता जोड़ आलाप, वार्ता जोड़ आलाप, आ की मात्रा नहीं है, तो वार्तालाप से इसका प्रारंभ होता है। ये भी प्रश्न बन गया। फिर इसमें यह आएगा कि इसमें कौन से दो कौशलों पर अधिक बल दिया जाता है, तो सुनना व बोलना, सुनना व बोलना। फिर देखिए इसमें सुनना है तो जैसे अध्यापक बोलता है तो वो सुनता है फिर वो जवाब देता है, क्योंकि प्रश्नोत्तर प्रविधि को इसमें अपनाया जाता है। प्रविधि कि ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, इंग्लिश में पढ़ाते हैं वैसे ही होता है। बालक है वो उत्तर देता है, नहीं उत्तर देता तो अध्यापक उत्तर देके बता देता है। तो कहने का मतलब इसमें बातचीत व मौखिक अभ्यासों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, बालक बोलने में पारंगत हो जाता है, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति है वो निखर जाती है। तो यहाँ एक प्रश्न और आएगा कि प्रत्यक्ष विधि में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति पर, मौखिक अभिव्यक्ति पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। जबकि व्याकरण अनुवाद विधि में ये सबसे बड़ी कमी है, वहाँ बिल्कुल भी बालक को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता। फिर एक प्रश्न आपको शिक्षण इकाई का ध्यान में रखना है कि इसकी टीचिंग यूनिट क्या है, तो वाक्य है। व्याकरण अनुवाद विधि है उसमें शब्द है, बाकी सभी में वाक्य शिक्षण विधि है, शिक्षण इकाई है। तो शिक्षण इकाई है वो क्या है, वाक्य होता है। एक सबसे बड़ी चीज है, इसको प्राकृतिक विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भाषाई कौशलों का क्रमबद्ध और मनोवैज्ञानिक रूप से विकास होता है। यानी पहले सुनना कौशल का विकास किया जाता है, उसके बाद में बोलना का, फिर पढ़ना का, फिर लिखना का।
ये क्रमशः होते हैं, जबकि व्याकरणवाद विधि में ऐसा नहीं होता। वहाँ तो लिखना से शुरू कर देते हैं, तो उल्टा क्रम होता है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी कमी है कि शब्दावली को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि हर एक शब्द है उसका चित्र नहीं बनाया जा सकता। जैसे ईमानदारी है, रोना है, हंसना है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, अमूर्त जो शब्द हैं या अमूर्त अर्थ देने वाले जो शब्द हैं, उनका चित्र नहीं बनाया जा सकता, वस्तु नहीं दिखाई जा सकती। तो परिणाम स्वरूप हमें शब्दावली को नियंत्रित करना पड़ता है। नियंत्रित का मतलब सीमित होती है, जबकि व्याकरणवाद विधि है उसमें और ये सीमा नहीं होती है। एक प्रश्न बनेगा कि व्याकरण में इसकी सहायता, व्याकरण की सहायता ली जाती है या नहीं ली जाती है। यहाँ ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है। देखो, व्याकरण की सहायता इस पद्धति में अलग से नहीं ली जाती है, और व्याकरण पढ़ने पर व्यावहारिक रूप है उस पर बल दिया जाता है, व्यावहारिक रूप पर बल दिया जाता है, जबकि व्याकरणवाद विधि में सैद्धांतिक पक्ष पर ही अधिक बल दिया जाता है। कहने का मतलब है भाषा के व्यावहारिक रूप पर। जैसे मान लीजिए कोई टीचर यानी कोई शिक्षक है, वो पढ़ा रहा है, पैराग्राफ या अनुच्छेद पढ़ा रहा है, तो उसमें कोई शब्द आ गया तो शब्द के बारे में वही बता देगा। व्याकरण में ये अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता, व्याकरण के नियम नहीं बताए जाते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि है उसमें व्याकरण का शिक्षण आगमनात्मक रूप से किया जाता है। आगमनात्मक रूप से किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि व्याकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, ये बात गलत है इसके बारे में। यानी व्याकरण सिखाई जाती है लेकिन अलग से नहीं सिखाई जाती, व्याकरण को इतना महत्व नहीं दिया जाता। केवल इसमें जो है वो भाषा है उसके व्यावहारिक पक्ष को ही उकेरा जाता है। एक इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें द्विपक्षीय शिक्षण होता है, यानी शिक्षक व बालक दोनों सक्रिय रहते हैं, जबकि व्याकरणवाद विधि में केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है, बालक निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। शिक्षण उद्देश्य उनकी पूर्ति करने वाली ये विधि है, शिक्षण उद्देश्यों को पूर्ण कर सकती है, और इसमें बालक को द्वितीय भाषा के सोचने व बोलने के अवसर दिए जाते हैं। शिक्षण के समय कक्षा परिवेश है वो द्वितीय भाषामय हो जाता है, यानी संस्कृत पढ़ाते हैं तो संस्कृतमय हो जाता है, और हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदीमय हो जाता है, अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो अंग्रेजीमय हो जाता है। यानी जो भी भाषा पढ़ाते हैं केवल उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बात और भी हम ले सकते हैं, और वो ये है, इसके हमें दोष के रूप में या सीमा के रूप में लिख सकते हैं। वो एक तो कौशलों के बारे में ध्यान रखना है आपको कि लिखना व पढ़ना कौशलों का समुचित विकास नहीं हो पाता, क्योंकि दो कौशलों पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और व्याकरण शिक्षण की उपेक्षा की जाती है, जिससे भाषा का शुद्ध रूप नहीं सिखाया जा सकता। वाक्य संरचनाओं का भी पर्याप्त ज्ञान नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि प्रश्नोत्तर प्रविधि है उनके द्वारा इन्हें गिने वाक्यों की संरचना ही बताई जा सकती है। ये इस विधि की कुछ कमियां हैं। एक आपको ये भी ध्यान रखना है, रीट जैसे एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ये प्रत्यक्ष विधि है, तो प्रत्यक्ष विधि है वहाँ आपको विलोम में भी ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है अपरोक्ष, ये शब्द यूज कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, और अप्रत्यक्ष के लिए परोक्ष। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हमें द्वितीय भाषा शिक्षण में कौन कौन सी विधियां अपनाएं उन पर चर्चा कर रहे थे। तो आज हमने चर्चा की है ये प्रत्यक्ष विधि पर चर्चा की, पूरी की पूरी है वो प्रत्यक्ष विधि ही हमने पढ़ी है। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष विधि के साथ ही व्याकरणवाद विधि है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न है वो व्याकरणवाद विधि पर भी पूछा जा सकता है। तो व्याकरणवाद विधि है वो एक प्राचीनतम विधि है, और इसको अप्रत्यक्ष व्याकरणवाद विधि को अप्रत्यक्ष या परोक्ष विधि भी कहते हैं। ये परोक्ष हो गया, दोनों शब्दों को ध्यान से आपको देखना है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष विधि है। इसमें
अन्य भाषा के रूप में हिंदी यानी द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को मातृभाषा में शब्द से अनुदित करके पढ़ाया जाता है। अनुदित में न में ये अनुवादित नहीं होता, अनुदित सही होता है। अनुदित करके पढ़ाया जाता है। ये अगर हमें व्याकरण अनुवाद विधि की बात करें तो इसका दूसरा नाम है वो भंडारकर विधि है, जो कि पहले पूछ लिया गया, भंडारकर विधि। भंडारकर विधि इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले इस विधि का संस्कृत में भंडारकर ने प्रयोग किया था। भंडारकर ने इसका प्रयोग किया, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया था, इसलिए इसको भंडारकर विधि कहते हैं। संस्कृत में ये ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो भी कोई फर्क नहीं है, ये ऐसे मूल किताब में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक ही हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उससे इसका विकास हुआ है, क्योंकि लॉर्ड मैकाले जो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे उसी को ध्यान में रख करके ये विधि है ये अपनाई गई है। मातृभाषा में भाषिक तत्वों को अबाध ग्रहण, यानी मातृभाषा में जो है ना हम भाषिक तत्व हैं या जो भाषा के शब्द हैं उनको हम बिना किसी बाधा के अबाध ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन द्वितीय भाषा सीखने के समय क्या होता है कि मातृभाषा का ज्ञान है वो बाधक बन जाता है। अगर मान लीजिए हिंदी बीच में नहीं आए तो हम अंग्रेजी बोलना आसानी से सीख सकते हैं। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये मातृभाषा की सहायता से शब्द से अनुदित करके पढ़ाया जाता है, लेकिन मातृभाषा है वो द्वितीय भाषा सीखने में निश्चित रूप से बाधा उत्पन्न करती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि इस विधि के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? तो 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है मातृभाषा का प्रयोग, यानी मातृभाषा का प्रयोग या उसकी सहायता। दूसरा है व्याकरण शिक्षण, व्याकरण शिक्षण। इस विधि में व्याकरण को भाषा की आत्मा माना गया है। व्याकरण का शिक्षण है वो अलग से करवाया जाता है। सबसे पहले द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान छात्र को करवाया जाता है। ये प्रश्न भी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, यानी प्रत्यक्ष रूप से अध्यापन करवाया जाता है किसका? व्याकरण का, जो कि प्रत्यक्ष विधि में नहीं करवाया जाता। और इसका सर्वाधिक महत्व अंग है वो है अनुवाद। अगर ये तीनों एक साथ दे दें तो अनुवाद को मानना है, क्योंकि अनुवाद है वो इसका अनिवार्य अंग है। अनुवाद के बिना तो इस विधि का कोई महत्व ही नहीं है, इसका नाम है वो भी अनुवाद पर है। तो इसमें 3 बातें हो गई, मातृभाषा का प्रयोग, व्याकरण शिक्षण और अनुवाद। एक इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि मातृभाषा की सहायता ली जाती है, लेकिन इसमें शिक्षण मातृभाषा की तरह नहीं करवाया जाता, मातृभाषावत शिक्षण नहीं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, बार बार इसका ध्यान कर लेना। मातृभाषावत नहीं और प्रत्यक्ष में है, यानी मातृभाषा की तरह नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि इसमें तो मातृभाषा की सहायता से उसी में अनुवाद करके पढ़ाया जाता है। ये व्याकरण अनुवाद विधि। फिर हम बात करेंगे इसकी शिक्षण इकाई है वो पहले आपको मैंने बताई दी कि वो शब्द होती है, और इसमें सबसे पहले द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। फिर देखो इसमें भाषा की अपेक्षा भाषाई तत्वों के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है, अर्थात सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। व्यावहारिक पक्ष की अपेक्षा सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि प्रत्यक्ष विधि में भाषा के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें बोलने की अपेक्षा लिखने व पढ़ने पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें 2 कौशलों का ज़्यादा विकास होता है, और वो है लिखना और पढ़ना, जबकि प्रत्यक्ष विधि में किसका था? सुनना और बोलना। इसका एक जो है वो इसका गुण मानते हैं कि व्याकरण का ज्ञान होने पर भाषा का शुद्ध रूप है वो सिखाया जा सकता है। बालकों को पढ़ने में या समझने में आसानी होती है, क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग ही किया जाता है। इसमें एक यहाँ प्रश्न और आ गया, और वो क्या है कि मान लीजिए बहुत हार्ड पेपर आ जाए तो कि इससे आप क्या समझते हैं? मातृभाषा प्रक्षेप। क्योंकि टेस्ट सीरीज में मैं आपको वो चीज़ें ज़्यादा बता रहा हूँ जो कम उपलब्ध हैं।
मातृभाषा का प्रक्षेप किसे कहते हैं? तो ये आप ध्यान से सुन लें कि इसका जो अर्थ है वो है मातृभाषा के गठन का प्रयोग द्वितीय भाषा में कर बैठना। यानी एक बार फिर से सुन लें कि मातृभाषा की तरह वो उस भाषा का द्वितीय भाषा का भी गठन करने लगे। जैसे हम हिंदी की तर्ज पर ही अगर अंग्रेजी के वाक्यों का गठन करते हैं तो ये क्या कहलाता है? मातृभाषा का प्रक्षेप कहलाता है। मातृभाषा का प्रक्षेप हो गया, प्रक्षेप मानी फेंकना। तो हमने अनायास ये वो मातृभाषा है उस पर द्वितीय भाषा पर मातृभाषा को थोप दिया है। तो ये कहने का मतलब है मातृभाषा के गठन का प्रयोग द्वितीय भाषा में कर बैठना मातृभाषा का प्रक्षेप कहलाता है। इसमें एक सहूलियत होती है अध्यापक के लिए कि अध्ययन अध्यापन में सरलता रहती है। ये विधि मितव्ययी है। प्रत्येक विधि है वो मितव्ययी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा है वो टीचिंग एड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो मितव्ययी नहीं है, ये मितव्ययी है। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री का बहुत कम प्रयोग किया जाता है, और कम प्रयोग करेगा तो वो पढ़ाता ही रहेगा, इसलिए समय और श्रम की बचत होती है। एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि शब्द भंडार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। ये प्रश्न है वो एक प्रकार से जरूर पूछेंगे कि शब्द भंडार में वृद्धि होती है, तो एक तो आप वहाँ शिक्षण है उनमें ध्यान रखें कि गद्य शिक्षण है, तो गद्य शिक्षण में से क्या होता है? शब्द भंडार में तीव्र वृद्धि होती है। और दूसरा शिक्षण विधियों के बारे में अगर पूछें तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्याकरण अनुवाद विधि में शब्द भंडार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, लेकिन ये विधि है वो अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है, अरुचिकर है। अरुचिकर क्यों है? क्योंकि इस पर समझने की बजाय रटने पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए अमनोवैज्ञानिक है। क्योंकि भाषा शिक्षण की अपेक्षा यानी भाषा शिक्षण है उसकी जगह भाषा शास्त्र ले लेता है, यानी व्याकरण ले लेता है। व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। भाषा शिक्षण का अधिकांश समय व्याकरण ज्ञान में समाप्त हो जाता है, वो भाषा का प्रयोग करना इसमें नहीं सिखाया जाता है। और मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलना कौशल है उसकी सर्वाधिक अवहेलना की जाती है। बालक को स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर नहीं मिलता है, वो केवल ट्रांसलेट ही अपने मन में करता रहता है। ये बाल केंद्रित विधि नहीं है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है, क्योंकि बालक है उसको कोई अवसर नहीं दिया जाता, वो केवल श्रोता बना रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। और दूसरी इसमें समस्या भी आती है, वो ये है कि जैसे भाषा की विशेषता में हमने पढ़ा था कि कोई भी भाषा है वो दूसरी भाषा से अभिन्न नहीं होती बल्कि भिन्न होती है, लेकिन फिर भी हम अनुवाद करेंगे तो हूबहू अनुवाद उसका नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है शब्दानुवाद किया जाना बहुत मुश्किल है, केवल भावानुवाद ही हो सकता है। और इसमें क्या होता है? शब्द से अनुवाद होता है। एक प्रश्न ये पूछा हुआ है, द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएं इस विधि पर आधारित है। द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएं, स्वयं शिक्षण मालाएं, तो ये द्वितीय भाषा है उसकी स्वयं शिक्षण मालाएं वो इस विधि पर ही आधारित है। और क्योंकि जॉन बेसेडो ने इसका विरोध किया था, उन्होंने प्रत्यक्ष विधि का पक्ष लिया था, उसके लिए आधार तैयार किया था, तो इसके प्रबल जो विरोध करने वाले हैं वो जॉन बेसेडो हैं, जिनकी चर्चा हम प्रत्यक्ष विधि में कर चुके हैं। तो ये व्याकरण अनुवाद विधि है। तो दो विधि हमने द्वितीय भाषा शिक्षण की पढ़ ली, एक तो व्याकरण अनुवाद विधि और एक प्रत्यक्ष विधि। इनमें आपको दोषों को दूर करने के लिए है तो एक सीक्वेंस बना लें। और सीक्वेंस आपको क्या बनानी है कि व्याकरण अनुवाद विधि है वो प्राचीनतम विधि है, इसलिए पहले इसका प्रचलन हुआ। तो व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष विधि आविष्कृत हुई। तो व्याकरण विधि के दोषों को दूर करने का काम किसका है? प्रत्यक्ष विधि का है। दोनों में ही दोष है, तो दोनों के दोषों को दूर करने के लिए द्विभाषा पद्धति अपनाई जाती है। ये तीसरी शिक्षण विधि होती है, द्विभाषा पद्धति, बाइलिंगुअल मेथड, जो अंग्रेजी में हम कह सकते हैं। तो दोनों ही विधियों के
दोषों को दूर करने के लिए द्विभाषा पद्धति का आविष्कार किया गया, जिसके आविष्कारक हैं C.J. डॉडसन। C.J. डॉडसन ये वेल्स के थे। इसमें दो भाषाओं का एक साथ प्रयोग करके शिक्षण करवाया जाता है। दो भाषाएं कौन सी हैं? एक तो मातृभाषा और एक द्वितीय भाषा, जिसमें हम ये इसको उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे चेयर लाओ, यहाँ दो भाषाओं का एक ही वाक्य में एक साथ प्रयोग हुआ है। चेयर है वो अंग्रेजी का है, लाओ है वो हिंदी का है। ऐसे अगर मिश्रित करके पढ़ाते हैं वो द्विभाषा पद्धति कहलाती है, उसको द्विभाषा पद्धति कहते हैं। ये दोनों के बीच की विधि है, यानी ये सेतु का काम करती है। क्योंकि अगर हमें मातृभाषा की सहायता की बात करें तो यहाँ तीन बातें हो गई कि व्याकरण अनुवाद विधि में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि में बिल्कुल नहीं किया जाता, वर्जित है, लेकिन इसमें आवश्यकता अनुसार कर लिया जाता है। इसमें जो है वो मध्यम रास्ता अपनाया गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि द्विभाषा पद्धति अनुवाद व प्रत्यक्ष विधियों के बीच सेतु का कार्य करती है, क्योंकि मातृभाषा का प्रयोग आवश्यकता अनुसार भाषा के जो कठिन स्थल हैं, जैसे मान लीजिए कोई कठिन मुहावरा आ गया, कोई क्लिष्ट शब्द आ गया, उनको स्पष्ट करने के लिए, कठिन स्थलों को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है वो कि फिर इसमें भी तो अनुवाद ही हुआ, लेकिन ये अनुवाद वैसा नहीं है। अनुवाद तो होता है, लेकिन अनुवाद है वो इसमें भावानुवाद ही होता है। इसमें क्या होगा? भावानुवाद। इसमें शब्दानुवाद नहीं होगा, शब्द से अनुवाद नहीं किया जाता। और ये विधि है वो प्रत्यक्ष विधि है, उससे अधिक मितव्ययी है, किंतु अनुवाद विधि है उससे ये ज़्यादा खर्चीली है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो दोनों के बीच का काम हो गया। शिक्षण सहायक सामग्री का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है प्रत्यक्ष विधि में, बहुत कम नए के बराबर होता है वो अनुवाद विधि में, और जहाँ ज़रूरत है दोनों के बीच का सा काम है वो किस में है? द्विभाषा पद्धति में है। तो ये दोनों के बीच की हो गई। यहाँ एक आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि इसमें अभ्यास कार्य है वो मातृभाषा, अभ्यास कार्य में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। जो भी अभ्यास कार्य बालकों को दिया जाता है वो जो भाषा पढ़ाई जा रही है द्वितीय भाषा है उसी में होगा। बाकी हमें मातृभाषा का प्रयोग कर सकते हैं, शिक्षण में कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास कार्य में नहीं। और अगर ये प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से सबसे कम समय लगता है, तो सबसे कम समय है वो इस विधि में लगता है, द्विभाषा पद्धति में लगता है। और भारतीय वातावरण के लिए उचित भी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ मिक्सअप काम है। ये द्वितीय भाषा के बारे में, ये द्विभाषा पद्धति के बारे में था। चौथी जो विधि है इसके नाम इंपॉर्टेंट है, और वो है सैनिक विधि। सैनिक विधि तो इसको इसलिए कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकन सैनिकों को द्वितीय भाषा शीघ्र सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था। तभी से इसको आर्मी मेथड कहा जाने लगा और इसको सैनिक विधि कहते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग सबसे पहले सैनिकों ने किया, इसलिए इसको सैनिक विधि कहते हैं। दूसरा है इसमें कि इसको संगठनापरक, ये नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संगठनापरक विधि भी कहते हैं। संगठनापरक विधि इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं दिया जाता, बल्कि भाषा की संगठना पर अधिक बल दिया जाता है, इसलिए इसको संगठनापरक विधि भी कहते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि इसे सर्वे भाष्य विधि भी कहते हैं, यानी सुनकर बोलना सीखना, इसलिए सर्वे भाष्य विधि है। ये भाषा वैज्ञानिक विधि भी कहलाती है। भाषा वैज्ञानिक विधि कौन सी? सैनिक विधि। तो इसके कई नाम हो गए कि इसको संगठनात्मक या संगठनापरक विधि कहते हैं, सैनिक विधि कहते हैं, सर्वे भाष्य विधि कहते हैं, भाषा वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इस विधि का आविष्कार है वो प्रत्यक्ष विधि के दोषों को दूर करने के लिए किया गया, ये ध्यान में रखना है। प्रश्न कई बार है वो संगठनात्मक नाम हम भूल जाते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है कि संगठनात्मक विधि का विकास किस विधि के दोषों को दूर करने के लिए किया गया, तो ये प्रत्यक्ष विधि के दोषों को दूर करने के लिए किया गया।
अब दोषों को दूर करने में एक सीक्वेंस बन गई। वो क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर प्रत्यक्ष विधि ने किया, दोनों के दोषों को दूर है वो द्विभाषा पद्धति ने किया, फिर प्रत्यक्ष विधि के दोषों को दूर सैनिक विधि ने किया। ये एक सीक्वेंस आपको ध्यान में रखनी है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें शब्दावली पर बल न देकर भाषा संगठना पर बल दिया जाता है। भाषा संगठना है वो भाषा शैली कह सकते हैं, हम गठना कह सकते हैं, उसकी गठनी कह सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर की गठनी होती है वैसे ही भाषा की गठनी होती है। इसमें स्वाभाविक संवाद और मौखिक कथनों द्वारा अभ्यास करवाया जाता है। इसमें संवाद सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसकी विशेषता के रूप में अगर हम लें तो दो विशेषता इसकी खास है, प्रमुख है। एक तो पहली विशेषता क्या है, भाषा संगठना पर बल देना, और दूसरी इसकी विशेषता क्या है, स्वाभाविक संवादों द्वारा मौखिक कथनों द्वारा अभ्यास कराना। तो ये इसकी खास विशेषताएं हैं। और मौखिक अभ्यास पर ही बल देने के कारण इसे सर्वे भाष्य विधि कहा जाता है। इसमें सीखने वाला है वो क्या करता है कि उच्चारण व अनुतान का अनुकरण करके परिस्मरण करता है, यानी उसको फिर याद करता है, यानी एक तरह से वो मिमिक्री करता है, नकल करता है। तो नकल करने के कारण और इस विधि को है वो हमें अनुकरण परिस्मरण विधि भी कह सकते हैं। अनुकरण करता है फिर स्मरण करता है, परिस्मरण विधि भी कहा जाता है। भाषा विज्ञान का आधार इसमें लिया गया है, इसलिए भाषा वैज्ञानिक विधि कहते हैं। इसमें सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा कौशलों के विकास पर अधिक बल दिया जाता है, यानी भाषा के व्यावहारिक पक्ष पर ही इसमें अधिक बल दिया जाता है प्रत्यक्ष विधि की तरह। इस विधि के 3 सोपान माने जा सकते हैं। पहला है संवाद का अभ्यास करवाना, यानी अर्थ न जान करके भी शुद्ध उच्चारण के साथ वो सुनता है और फिर बोलने का प्रयास करता है। उसके बाद में देखो दूसरा जो है वो संवाद के वाक्यों का अर्थ समझाना। पहले तो उन्हें सबसे पहले ही बोलना सिखाया जाएगा, यानी संवाद का अभ्यास करवाया जाएगा, अर्थ बाद में बताया जाएगा। शिक्षक होता है या टेप रिकॉर्डर द्वारा शिक्षार्थी है वो सुनता है और फिर बोलता है। और दूसरा देखो कि फिर उसके बाद में उस संवाद का उसको अर्थ बताया जाता है और फिर व्याकरणिक सूचना दी जाती है। तो इसमें व्याकरणिक सूचनाएं वो अंत में दी जाती है और उसके बाद में अभ्यास करवाया जाता है। क्योंकि भाषा सीखने की दृष्टि से ये जो अभ्यास है उनका ही विशेष स्थान है। ये अगर आ जाए कि भाषा सीखने की दृष्टि से किसका महत्वपूर्ण स्थान है तो अभ्यासों का। इसमें होता क्या है वो आपको देख लो कि सबसे पहले एक मॉडल सेंटेंस दे देते हैं, एक आधार वाक्य, और उसका ही बार बार अभ्यास करवाया जाता है शुद्ध उच्चारण के साथ। लेकिन इस विधि की एक कमी है और वो क्या है कि इससे भाषा का व्यवस्थित ज्ञान नहीं करवाया जा सकता, केवल कुछ वाक्य या संवाद ही बोलने सिखाए जा सकते हैं। और ये विधि वो पूर्णतः विकसित भी नहीं हुई, तो ये प्रयोगात्मक रूप में ही फिलहाल है। अगली जो शिक्षण विधि है द्वितीय भाषा विधि की, वो संसर्ग विधि है। संसर्ग का मतलब वो ये भाषा संसर्ग जो हमें व्याकरण शिक्षण की विधि भी मानते हैं। तो ये प्राथमिक स्तर पर ये उपयुक्त मानी जाती है, यानी छोटे बालकों को द्वितीय भाषा है वो कॉन्टेक्ट से स्वाभाविक रूप से सहजता से सिखाई जा सकती है। इसका सहजता है वो सबसे बड़ा गुण है। इसमें क्या होता है कि वो मातृभाषा में जिस तरह से सुनना व बोलना सीखता है उसी प्रकार से वह द्वितीय भाषा जानने वाले लोगों के संपर्क में आने से अनुकरण करके सहज रूप से द्वितीय भाषा सीख जाता है। इसमें कृत्रिमता बिल्कुल नहीं होती। दूसरा इसका अर्थ लिया जाता है कि बालक ख्याति प्राप्त लेखकों की कृतियों को पढ़कर भाषा का शुद्ध रूप सीख जाता है। इसको ही क्या कहते हैं, संसर्ग विधि कहते हैं। ये एक व्याकरण शिक्षण विधि है मूल रूप से। इसमें भाषा के सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। फिर देखो इसमें व्याकरणिक नियमों का ज्ञान नहीं करवाया जाता, बल्कि उनका ज्ञान कराए बिना ही भाषा का शुद्ध रूप सिखाया जाता है।
और इससे सिद्ध भी हो गया कि बोलने पर ही अधिक बल दिया जाता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए ये विधि भी उपयुक्त मानी जाती है। बोलना कौशल का सर्वाधिक विकास से होता है, लेकिन सभी बच्चों को ऐसा नहीं करवाया जा सकता, इसमें काफ़ी समय लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ के बच्चों को अंग्रेजी सिखानी है तो हम उनको इंग्लैंड नहीं ले जा सकते, ये इसकी कमी है। एक व्याकरणिक नियमों का व्यवस्थित ज्ञान इस विषय में नहीं, यानी व्यवस्थित ज्ञान नहीं होता है, और ऐसा करने में समय भी अधिक लगता है। अंतिम जो शिक्षण विधि है द्वितीय भाषा शिक्षण की, वो संरचनात्मक अथवा गठन पद्धति है, स्ट्रक्चरल मेथड। संरचनात्मक अथवा गठन पद्धति, ये स्ट्रक्चरल अप्रोच अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो इसमें देखो द्वितीय भाषा शिक्षण की ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अगर ये विकल्प में आता है तो आपको ये करना है, क्योंकि सर्वोत्तम विधि है और ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में लिखा हुआ है, इसलिए मान्य भी होगा। ये सबसे पहले लंदन में विकसित हुई, इंग्लैंड में, लंदन में। इसका विकास है वो प्रत्यक्ष और संगठनात्मक जो विधि है उनके सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि संरचनात्मक विधि का आधार कौन सी दो विधियाँ हैं, तो ये दो कौन सी विधियाँ हैं, एक तो प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है वो संगठनात्मक, जो सैनिक विधि हम पढ़ के हैं। ये इसका देखो संगठनात्मक विधि अलग है और हम कौन सी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं संरचनात्मक विधि। ये दोनों संरचनात्मक विधि है, उसका आधार है ये दो विधियां, प्रत्यक्ष और संगठनात्मक। इसकी विशेषता की बात अगर हम करें तो सबसे पहली विशेषता है भाषा के संरचनात्मक रूपों का अभ्यास कराना, क्योंकि इसकी मान्यता है कि द्वितीय भाषा सीखने में शब्द ज्ञान की अपेक्षा संरचना का ज्ञान और उस पर अधिकार प्राप्त करना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी इसकी विशेषता हम ले सकते हैं कि भाषा सीखने की उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना। ये दो आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि इसकी दो विशेषताएं। तो पहली विशेषता तो इसकी मान्यता है, और वो क्या है कि शब्द ज्ञान की अपेक्षा संरचना का ज्ञान है वो अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी विशेषता है कि भाषा सीखने की उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करके ही भाषा को सरलता से सीखा जा सकता है। ये दो विशेषता तो इनकी हैं खास। अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये संरचनात्मकता होती क्या है, यानी भाषा की संरचना है क्या। तो भाषा की संरचना में केवल वाक्य संरचना ही नहीं है, बल्कि यहाँ आपको प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना है कि ध्वनि, शब्द, वाक्यांश, वाक्य, इन सभी का गठन इसमें शामिल है। यानी सारे के सारे हैं, इनके सभी रूप शामिल हैं, सबकी संरचना बताई जाती है और मौखिक अभ्यास पर बल दिया जाता है। ये प्रश्न इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, मौखिक अभ्यास पर बल। तो कई विधियों में हो गया, कई विधियों की विशेषता हो गई, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, मौखिक अभ्यास पर बल दिया जाता है। इस विधि में भी संभवतः द्वितीय भाषा का ही प्रयोग अधिक किया जाता है, मातृभाषा का प्रयोग बहुत कम होता है। उच्चारण, शब्द भंडार, व्याकरण आदि को वर्गीकृत एवं क्रमायोजित करके कक्षा में वैज्ञानिक क्रम से प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए इसको संरचनात्मक विधि कहते हैं। यानी उच्चारण करना है, शब्द भंडार है, व्याकरण है, इसको अच्छी तरह से क्रमायोजित किया जाता है, उसका वर्गीकरण कर लिया जाता है और फिर वैज्ञानिक क्रम से उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि पहले ध्वनि के बारे में बताया जाता है, फिर शब्द के बारे में, फिर वाक्य के बारे में। और ये भाषा शिक्षण में जैसे तथ्य, सूचना या शब्दार्थ है, उसके स्थान पर कौशलों के विकास पर अधिक बल। तो एक इसकी ये खास विशेषता हो गई कि कौशलों के विकास पर अधिक बल, क्योंकि शब्दों का अर्थ है वो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर वो अर्थ है तो उसका संबंध वो जीवन से होता है, यानी जीवन से संबंधित उपयुक्त परिस्थितियों व संदर्भों में ही शब्दों का ज्ञान करवाया जाता है। एक विशेषता इसकी और है कि बालकों को स्वयं प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जाता है। बालक स्वयं करके सीखते हैं, इसलिए ये विधि स्वयं करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है।
तो आज हमने इस वीडियो में द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ा। मेरा उद्देश्य भी ये था कि मैं हर रोज आपको एक पार्ट पढ़ा दूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। वही वास्तविक रिवीजन है, क्योंकि प्रश्न तो जो हम कर रहे हैं वही प्रश्न आए, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन समझी हुई चीज़ है वो अगर आप बार बार सुनोगे तो आपको निश्चित रूप से इसमें सहायता मिलेगी। ये मैंने आपको जितना हो सकता है द्वितीय भाषा शिक्षण, हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में कैसे पढ़ाई जाती है, उसकी कौन कौन सी ये 5 शिक्षण विधियाँ होती हैं, उनमें क्या अंतर है, उनकी खास विशेषताएं क्या हैं, ये सब आपको बता दिया है। तो ये अगर आप बार बार सुन लेंगे तो आप प्रश्न कर सकेंगे और आप समझ भी गए होंगे। फिर भी अगर मान लीजिए आपकी समझ में कोई बात नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछेंगे, अगर कमेंट नहीं करें उनका जवाब देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, वो मैं परीक्षा के बाद जवाब दूंगा। परीक्षा तक मेरा एक ही लक्ष्य है और वो क्या है, 60 में से 60 यानी टारगेट 60, ये ही इसका उद्देश्य है। एक आपको ये सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जाता है तो इसमें काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, हमें कुछ जचाना पड़ता है, रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। तो इसमें देर सवेर हो जाए वो तो कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन हर हाल में करवाया जाएगा। तब तक आप प्रश्नों को खोजते रहें, ढूंढते रहें। तो ये हम प्रश्न कर चुके हैं कहाँ तक, 20 तक। 20 का प्रश्न एक बार मैं फिर पढ़ के सुना देता हूँ। व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। प्रत्येक विधि में बी उत्तर होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 21, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है। तो बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, इसका नाम है आंतरिक। इसका नाम क्या है, आंतरिक है। ये बाह्य और आंतरिक। मैथेटिक्स है, इसका नाम है अवरोही। इसमें से एक प्रश्न पूछ लेंगे। वैसे हम जो नवीनतम उपागम है उनके बारे में संस्कृत में इसमें विस्तृत चर्चा भी करेंगे। हिंदी में भी मैं आपको अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बता दूंगा। संस्कृत में जो सुन रहे हैं उन्हें हिंदी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ इस तरह के अभ्यर्थी भी हैं कि वो केवल हिंदी की टेस्ट सीरीज वही कर रहे हैं, तो उनको अलग से बताया जाएगा। जब भी ये प्रश्न आएगा तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए हम आज शिक्षण विधियों में जो विश्लेषण है वो केवल इतना ही करेंगे। निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन है सत्य? इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट हैं, ये बिल्कुल सही है। और इस विधि का फिर आगे जाकर के विकास है वो इनके शिष्य ने कर दिया, जिलर ने। उन्होंने जो है वो 5 सोपान दिए, हर्बर्ट ने तो 4 ही दिए थे। यह विधि स्मृति स्तर की शिक्षण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया जाता है, इसलिए इसको पंचपदी कहा जाता है। यही पूछेंगे इस बार, हर्बर्ट की पंचपदी। और ये 5 पद हैं, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं, जो आज यानी संस्कृत में प्रश्न दे दिया गया है, हिंदी में भी दिया जाएगा। ये विधि बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित है, ये गलत बात है, क्योंकि ये स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है। प्रश्न में ही उत्तर है, तो डी इसका उत्तर होगा। निम्न विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए भाषा संसर्ग विधि तो होती है, अनुकरणात्मक विधि होती है, निगमन विधि होती है, आगमन विधि होती है। तो इसमें अनुकरणात्मक विधि नहीं होगी। अनुकरणात्मक विधि है, इससे व्याकरण नहीं सीखा जाता, ये व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा बी। ये मातृभाषा शिक्षण की विधि है। हर्बर्टीय विधि में 5 पदों द्वारा शिक्षण का उपयुक्त कर्म है। ये कर्म नहीं होगा बल्कि क्रम होगा, उपयुक्त क्रम है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहला जो शिक्षण पद है वो प्रस्तावना है, दूसरा है वो क्या है, प्रस्तुतिकरण है, तीसरा है वो तुलना है, तुलना को संबंध भी कहते हैं। ऐसे ही चौथा है वो नियमीकरण है, इसको व्यवस्था भी कहते हैं। और फिर है प्रयोग या अभ्यास के रूप में लेते हैं, तो ये सी होगा। और इसका क्रमशः आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो मूल्यांकन है वो इसका पद नहीं है, तो ये सी इसका उत्तर होगा। गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी तेज पढ़ने में द्रुत गति से पढ़ते हैं, लेकिन उसमें अर्थबोध अगर नहीं होता द्रुत गति से पढ़ ही नहीं सकते, इसलिए अर्थबोध होगा। अर्थबोध पर अधिक ध्यान
यानी समझ में आना चाहिए। उसके बाद में ये नहीं है कि दूसरे को सुनना चाहिए, सहस्वर पाठ है या मौन रहना ही उसमें हो गया, शब्दार्थ पर कोई उसकी व्याख्या करनी है, इस पर बल नहीं दिया जाता। लेकिन थोड़ा बहुत जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो द्रुत गति से पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते क्या है उसका अर्थ भी हम समझते जाते हैं, तो अर्थ बोध होगा। इकाई विधि के सोपान ये प्रश्न पूछा हुआ है, उसमें उत्तर 6। इकाई विधि में इसके सोपानों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया, ये पिछली बार ही प्रश्न पूछा है, लेकिन ये विश्लेषण और संश्लेषण आपको समझने जरूरी है। जब भी है वो इसका प्रैक्टिकल प्रश्न आ सकता है कि एक छात्र ऐसा करता है, एक अध्यापक ऐसे सिखाता है, पहले ये बताता है फिर ये बताता है। मान लीजिए कोई अध्यापक है, पहले बालक को वर्ण सिखाता है, फिर वर्णों से जोड़ करके शब्द बनाना सिखाता है, फिर शब्दों के माध्यम से वाक्य संगठन सिखाता है। तो वो कौन सी विधि अपना रहा है, वो संश्लेषण है। यानी जिसमें हम अग्रसर होते हैं, वो अगर उसमें जोड़ते चले जाते हैं, मिलाते चले जाते हैं, तब क्या है, यानी छोटे से बड़े की ओर, ये संश्लेषण विधि होती है। और विश्लेषण है वो क्या है, बड़े से छोटे की ओर, टुकड़ों की ओर चले। ये दोनों में अंतर ध्यान में रखना है। अगर कोई अध्यापक है वो सीधा ही वाक्य पढ़ाता है और वाक्य के बाद में शब्द ज्ञान करवाता है, तो वो विश्लेषण विधि है। इसमें 3 होने आवश्यक नहीं है, वो 2 भी बता सकते हैं। कि सबसे पहले कोई अध्यापक है वो कहानी पढ़कर सुनाता है, उसके बाद में वाक्य रचना बताता है, वो भी विश्लेषण हो गया। लेकिन प्राय ये 3 का ही आप ध्यान रखें। वर्ण के स्थान पर ध्वनि शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है, शब्द के स्थान पर पद का प्रयोग भी हो सकता है। 28वां प्रश्न देखिए, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। तो शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है वो उद्बोधन है, नाम से भी लग रहा है, तो ये उद्बोधन विधि है। बाकी विधियाँ वो भी इसमें हैं, जिनकी चर्चा हमें अगले इसमें वीडियो में, जैसे गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? रीट में इस तरह के सरल प्रश्न है वो पूछे गए हैं पहले, और पूछ भी सकते हैं। तो कविता शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रणाली है उसको खंडान्वय या खंडान्वयन प्रणाली के नाम से जाना जाता है, प्रश्नोत्तर प्रणाली को। ये आज का अपना टेस्ट था जिसका सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा। सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट, कम ही लोग करते हैं तो कमेंट आप करें, सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा से संबंधित प्रश्न ही आप करें। परीक्षा तक हम इन प्रश्नों पर ही कंसंट्रेट रहेंगे, क्योंकि हमें हर हाल में नौकरी लगना है और उसमें भाषा, संस्कृत और हिंदी, ये दोनों अपना अहम रोल निभा सकती हैं। निष्ठा से पढ़ें, बार बार पढ़ें, रटने की आवश्यकता इस परीक्षा में नहीं है, ये अलग प्रकार की विधि है। इसमें हमने 29वां प्रश्न है वो भूल से शायद छोड़ दिया, तो उसको मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ। ये इसलिए भी किया गया कि लास्ट में कुछ हैं वो सुनते नहीं है, 30 प्रश्न पूरे हो गए फिर बंद कर देते हैं, तो अब आपको सुनना पड़ा। तो अब अंतिम प्रश्न 29वें प्रश्न के रूप में है, व्याकरण शिक्षण की इस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। तो ये पाठ्य पुस्तक प्रणाली है। पाठ्य पुस्तक अगर नाम नहीं आए तब आपको क्या करना है, निगमन करना है, ठीक है। अव्याकृति प्रणाली, यहाँ ये प्रश्न भी बनता है, ये भाषा संसर्ग प्रणाली को ही कहते हैं। भाषा संसर्ग प्रणाली है उसको ही क्या कहते हैं, अव्याकृति प्रणाली कहते हैं। ये एक व्याकरण शिक्षण विधि होती है। सुग्गा का मतलब सुआ, सुख जानते हो ना, सुआ को जैसे तोते को रटाते हैं, तो वैसे पाठ्य पुस्तक प्रणाली है, इसको सुग्गा प्रणाली कहा गया है। ये था आज का सॉल्यूशन। सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।